भारत में दंगों का इतिहास आज कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। बीते सप्ताह यूपी के बहराइच जिले में दंगा भड़क उठा। हत्या आगजनी की जो खबरें आई हमें याद दिलाती हैं कि आज भी स्थिति वैसे ही है जैसे कल थी। जब भी धर्म मानवता पर हावी हुआ है ऐसे ही शोले भड़क उठे हैं। चाहे 1947 का भारत विभाजन का दंगा हो या गोधरा कांड हो या फिर मुजफ्फरनगर दंगा, और न जाने कितने अपराध होते रहते हैं जिसकी चर्चा करना शायद इस वीडियो में असंभव है। अगर इसके कारणों की बात करें तो इस सबके पीछे एक ही कारण नज़र आता है, वह है सबसे पहले मानवता का गला घोटना और धर्म को ही सब कुछ मान लेना। तब बहराइच भी इससे बच नहीं सका। नमस्कार, आज के इस वीडियो में समझेंगे क्या है बहराइच दंगा, इसके पीछे क्या कारण था, क्या योगी सरकार असफल हो रही है। जानेंगे इस सभी मुद्दे को। बने रहें वीडियो में हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बीते सप्ताह रविवार 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच, उसमें एक तहसील है महसी, उसका एक छोटा सा कस्बा है महाराजगंज, जिसमें मूर्ति विसर्जन ले जा रही भीड़ ने एक सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। उसमें एक व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या क्यों हुई और भीड़ ने सांप्रदायिक रूप क्यों लिया, दोनों समुदाय के अपने अपने तर्क हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश मिश्रा ने, नाम मंदिर के पुजारी है, इसलिए हमको पंडित झाटू प्रसाद नाम कहते हैं। ये सामने जो मंदिर है या इस मंदिर के जिसका पुजारी है। हम यहीं पे साथ में गए थे और वहाँ पे सामने के खंभे से ये गए और खंभे से गए रेलिंग गिराए। जब मूर्ति की हाथ काट दी जाएगी तो वो भी माता जी हैं। उनका इंसान के नाते भगवान की पूजा करना और धर्म बचाना मेरा फर्ज है। हम लोग रोब भाव चाहे अहंकार की पूजा नहीं करते, श्रद्धा भाव की पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? सेरा बानो। अच्छा, ये क्या हुआ था यहाँ रविवार को? आप कहा सच बताइए कि झूठ बताइए? आपने जो देखा वो बताइए। हाँ। ऐसा है कि उनकी सबकी मूर्ति आवत रहा और हमारे मुस्लिम जैसे तुम अपना धर्म करो हम अपना धर्म करें। हाँ। उसके बाद में यहाँ तो जैसे मूर्ति आई इथी पर, जैसे हमारे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला नुहू करा दीन इस्लाम वाला अंधी गंदी गारी दे लागे और तो लगाए रहे जैसे, तो यूँ हुआ कि तो यूँ सब न लगाओ जैसे और अपना हिसाब वाला लगाए लो। ये मस्जिद के सामने? मस्जिद के सामने वो जो उन्हें जब गोली चली है तब ऊपर 3 पर चढ़े रहे, तब गोली चली ना। तो वो जो झंडे की बात हो रही है वो कौन सा झंडा था जो उतारा गया था? ये झंडा रहा, जो झंडा इस्लाम का रहा। अच्छा, हाँ। तो वो उनके घर पे लगा था? हाँ, अब्दुल हमीद के घर पे? हाँ, अब्दुल हमीद के घर पे लगा था, क्योंकि वो उस धर्म को फॉलो करते हैं। हाँ। और फिर वो लड़का चढ़ा, उसने क्या किया? और वो लड़का चला, झंडा उतार के नीचे फेंक दी और जाता फूके। किस्मतुल, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? हम कहना यही चाहिए था कि वो दिन जब उस लड़का के मौत हो गई थी, वहाँ से लहास ले करके वो लोग आए और 1000-2000 आदमी संगे आए। आने के बाद लहास वहीं पर रख दिया और आतंक फैला दिया। ये दुकान तोड़ रहे हैं, फूक रहे हैं, वो दुकान तोड़ रहे हैं, फूक रहे हैं। यहाँ भी फूका, वो कोने पर फूका, वो कोने पर फूका और गांव में यहाँ फूका है। जिस तरह से लोगों का बयान आया है उसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। फिर भी अगर लोगों के बयान की माने तो योगी सरकार पर प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है। यह सब हो रहा था तो अपनी पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी? किस प्रकार गोपाल अब्दुल हमीद के छत पर पहुंच गया और धार्मिक झंडे को हटाकर एक भगवा झंडा लगा दिया? फिर अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज ने गोली कैसे मार दी? क्या जुलूस को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया था? अगर दिया गया था तो डीजे पर भड़काऊ गाने कैसे बजे? क्या इस तरह के गाने ऐसे संवेदनशील स्थलों पर बजने की अनुमति थी? क्या पुलिस केवल तमाशबीन बनकर देख रही थी या फिर किसी खास लोगों को टारगेट करके बजाया जा रहा था? लगता तो ऐसे ही है, या मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस तरह के से महसी क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश्वर का कहना है कि जो गाने बजाए जा रहे थे वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। इन भाई साहब से अगर कोई सवाल यह पूछे यह एक धार्मिक जुलूस था या राष्ट्रवादी जुलूस था? अगर यह धार्मिक जुलूस था तो इसमें राष्ट्रवादी भाषणों का और गानों का क्या काम? क्या भक्ति गाने समाप्त हो गए थे या फिर इसके पीछे कारण कुछ और था?
क्योंकि बहराइच में हिंसा उस वक्त हुई जब यह सूचना मिली कि 10 सीटों पर उपचुनाव जल्द ही हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और संपत्ति के अधिकार किस खास लोगों को दिए जाने की बात करके लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर आचार संहिता का उल्लंघन भी करके कोई दावा भी नहीं किया गया कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो योगी सरकार के राज्य में अगर ऐसे दंगे भड़क रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। सरकारें जिस तरह से कोई घटना होने के बाद एक्टिव होती हैं, योगी सरकार ने भी उसी परंपरा का पालन किया। ट्वीट के माध्यम से तथा प्रताड़ित परिवार से मिलकर किसी तरह से सांत्वना देने का हर संभव प्रयास किया, क्योंकि इससे पहले मृतक के पिता ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी थी। पर सीएम योगी जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा, योगी जी जो कहेंगे उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। कुछ नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, पर किसी ने खुलकर इस पर कोई बात नहीं की। अगर इस प्रकार के धार्मिक जुलूस के नियमन की बात करें तो मई 2022 में सीजेपी यानी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने एक PIL दायर किया था, जिसमें दिसंबर 2022 में ही सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। भारतीय न्याय संहिता में अनुच्छेद 268 भी धार्मिक जुलूस के बारे में चर्चा करता है। फिलहाल योगी सरकार ने SHO और CO द्रुपेंद्र गौड़ा को हटा दिया है और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 को पुलिस मुठभेड़ में पैर पर गोली लगने के कारण अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसमें गोली चलाने वाला सरफराज भी शामिल है। कुछ मकानों को अवैध निर्माण के चलते उस पर नोटिस लगा दिया गया है और उस पर बुलडोजर की नीति का पालन किया जा रहा है, जो योगी सरकार की लोकप्रिय नीति ही है। अगर कुछ न मिले तो उसका घर गिरा दो। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो कि अंग्रेजी की एक कहावत है, शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, जिसका मतलब है कि तुम पहले अपना चेहरा दिखाओ तब हम तुम्हें अपना नियम दिखाएंगे। क्या योगी सरकार इसी नीति का पालन कर रही है? धन्यवाद।